न्याय में देरी अन्याय है। 19वीं सदी के ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टोन का ये कहना आज भी मतलब उतना ही सच लगता है। और आज की हमारी चर्चा इसी सच के इर्द गिर्द घूमती है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो व्यक्तिगत आज़ादी, लैंगिक समानता और संवैधानिक नैतिकता जैसे बड़े सवालों से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं तलाक़े हसन की। हमारे पास द प्रिंट में प्रकाशित एक लेख है जो इस प्रथा के मानवीय और कानूनी पहलुओं पर रोशनी डालता है। और ये चर्चा उन सभी के लिए बेहद अहम है जो भारतीय समाज और कानून की बारीकियों को समझना चाहते हैं, खासकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि ये विषय सीधे तौर पर भारतीय राजव्यवस्था और सामाजिक न्याय के सिलेबस से जुड़ता है। हमारा मकसद है इस प्रथा से जुड़े तर्कों, इसके पीछे की पीड़ा और सुधार की उम्मीदों का एक गहरा विश्लेषण करना। बिल्कुल। और सबसे पहले ये साफ करना जरूरी है कि ये तलाक़े बिद्दत यानी एक बार में 3 तलाक से अलग है। हाँ, वो तो अब असंवैधानिक है। जी, उसे तो सुप्रीम कोर्ट 2017 में ही असंवैधानिक घोषित कर चुका है। तलाक़े हसन में पति 3 महीने के दौरान हर महीने एक बार तलाक बोलकर शादी को खत्म कर सकता है। पहली नजर में ये शायद कम कठोर लगे, लेकिन बुनियादी सवाल अपनी जगह कायम है। क्या एक आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र में किसी एक पक्ष को, इस मामले में पति को, एक तरफा तरीके से शादी जैसा रिश्ता खत्म करने का अधिकार दिया जा सकता है? तो चलिए इसी सवाल को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। लेख की शुरुआत बेनज़ीर हीना के मामले से होती है और ये कहानी इस पूरी कानूनी बहस को एक मानवीय चेहरा देती है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। उनके पति ने खुद तलाक शब्द भी नहीं कहे, बल्कि एक वकील के जरिए तलाक का नोटिस भिजवा दिया। मतलब एक लीगल नोटिस से शादी खत्म? बिल्कुल। ये तो ऐसा है जैसे शादी कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो, जिसे कोई भी लीगल नोटिस भेजकर खत्म कर सकता है। रिश्ते की जो गरिमा है वो तो पूरी तरह से खत्म हो जाती है इसमें। और ये सिर्फ अपमान की बात नहीं है, इसके जो असल जिंदगी में नतीजे होते हैं वो बहुत गंभीर हैं। जैसे बेनज़ीर की मुश्किलें उस तलाक के नोटिस पर खत्म नहीं हुई। जब वो अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने गई तो स्कूल ने उनकी वैवाहिक स्थिति का कोई स्वीकार्य सबूत मांगा। अच्छा, अब वो क्या सबूत देती है? उनके पास तलाक का कोई अदालती फरमान तो था नहीं। सोचिए उस माँ की मानसिक स्थिति के बारे में जो एक धार्मिक प्रक्रिया और एक ब्यूरोक्रेटिक दीवार के बीच फंस कर रह गई है। ये तो एक दुष्स्वप्न जैसा है। एक तरफ आपका रिश्ता एक तरफा तरीके से खत्म कर दिया गया और दूसरी तरफ सिस्टम आपको एक माँ के तौर पर अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने का हक भी नहीं दे रहा। वो पूरी तरह से अकेली पड़ गई। हाँ बिल्कुल। सिस्टम उसे एक इंसान के तौर पर मान्यता ही नहीं दे रहा है। उसकी पहचान, उसकी नागरिकता, सब कुछ उसकी शादी की स्थिति के एक अस्पष्ट धागे से बंधा हुआ है। और शायद यहीं पर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया बहुत मायने रखती है। बहुत ज्यादा। जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो जजों ने जो हैरानी जताई वो पूरे मुद्दे का सार है। उन्होंने कहा, एक आधुनिक समाज में इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? ये सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक तरह का सदमा और गुस्सा भी था कि हम 21वीं सदी में भी ऐसी प्रथाओं से जूझ रहे हैं। हाँ, और अदालत का ये कहना कि वकीलों के जरिए तलाक देना तो और भी बुरा है, ये भी बहुत अहम है। सही कहा आपने। ये सिर्फ प्रक्रिया की एक कमी को नहीं दिखाता, बल्कि ये उस अपमान को स्वीकार करता है जो महिलाओं को झेलना पड़ता है। जब अदालत ये कहती है तो वो सिर्फ एक कानूनी नुक्ता नहीं उठा रही होती, वो उन महिलाओं की गरिमा के हक पर जोर दे रही होती है जिन्हें एक टूटी हुई व्यवस्था में अकेले छोड़ दिया जाता है। सही। अदालत का संदेश साफ है कि गरिमा का अधिकार मौलिक है, फिर चाहे ढांचा धार्मिक ही क्यों ना हो। यहीं पर एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। तलाक़े हसन को अक्सर तलाक़े बिद्दत की तुलना में एक बेहतर तरीका बताया जाता है। लेकिन अगर ये इतना पीड़ादायक है, जैसा बेनज़ीर के मामले से साफ है, तो फिर इसे बेहतर क्यों कहा जाता है? ये बात मुझे थोड़ी उलझाती है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, बेहतर शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक प्रक्रियात्मक वजह से होता है। अच्छा। क्योंकि ये प्रक्रिया 3 महीनों में फैली होती है, तो सैद्धांतिक रूप से इसमें सुलह की एक खिड़की खुली रहती है। हर महीने तलाक का उच्चारण करने के बीच एक इद्दत की अवधि होती है। अगर उस दौरान पति पत्नी फिर से साथ रहना शुरू कर दें तो तलाक रद्द माना जाता है। लेकिन ये इसकी मूल समस्या को तो नहीं बदलता। बिल्कुल नहीं। मतलब ये कि अन्याय को बस किश्तों में दिया जा रहा है, एक झटके में नहीं। अधिकार तो आज भी एक तरफा ही है, पति के हाथ में। बिल्कुल सही, आपने इसे एकदम सटीक तरीके से कहा, अन्याय किश्तों में।
ये आज भी भारत में एक तरफा और गैर न्यायिक तंत्र है, जहां सिर्फ पति की मर्जी से शादी खत्म हो सकती है और पत्नी के अधिकार हवा में लटके रहते हैं। प्रक्रिया अलग हो सकती है, लेकिन नैतिक रूप से ये उतना ही असमान है। और लेख इस बात पर भी जोर देता है कि इसका सबसे बुरा असर समाज के किस तबके पर पड़ता है। हाँ, ये बात भी सोचने वाली है, क्योंकि कानून कागज पर सबके लिए बराबर हो सकता है, लेकिन उसका असर सबकी जिंदगी पर बराबर नहीं होता। बिल्कुल, खासकर गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की महिलाओं के लिए, जिनके पास कानूनी मदद और सामाजिक समर्थन की पहुंच नहीं होती, ये व्यवस्था कोई असली सुरक्षा नहीं देती। सही। सोचिए, एक पढ़ी लिखी आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला के लिए भी इस व्यवस्था से लड़ना कितना मुश्किल है। तो उन महिलाओं की स्थिति की कल्पना कीजिए, जिनके पास ना पैसा है, न परिवार का सहारा और न ही कानूनी जानकारी। ऐसे में तो ये व्यवस्था और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। जी, तो ऐसे में एक ऐसी व्यवस्था का बचाव कैसे किया जा सकता है जो समाज के सबसे कमजोर लोगों को और कमजोर बनाती है? और ये सुरक्षा की कमी तब और भी ज्यादा खलती है जब हम देखते हैं कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में, यहाँ तक कि कई मुस्लिम बहुल देशों में भी महिलाओं को बेहतर कानूनी ढांचा मिला हुआ है। लेख में जो तुलना की गई है वो वाकई चौंकाने वाली है। हाँ, ये इस चर्चा का शायद सबसे हैरान करने वाला पहलू है। बताइए जरा उसके बारे में। जब हम पाकिस्तान का उदाहरण देखते हैं, जिसे आमतौर पर लैंगिक सुधारों का मॉडल नहीं माना जाता, वहां भी बेहतर सुरक्षा के उपाय हैं। पाकिस्तान में? जी, पाकिस्तान में अगर कोई पति मौखिक तलाक देता है तो उसे यूनियन काउंसिल को एक औपचारिक लिखित सूचना देनी पड़ती है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उस मौखिक तलाक की कोई कानूनी मान्यता नहीं होती। अच्छा, तो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। हाँ, एक छोटा सा कदम लग सकता है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। इसका मतलब है कि राज्य इस प्रक्रिया में शामिल है। ये सिर्फ दो लोगों के बीच का निजी मामला नहीं रह जाता। एक रिकॉर्ड बनता है, एक निगरानी होती है। और दूसरे देशों का क्या? बिल्कुल, और सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं। अगर हम संयुक्त अरब अमीरात या सऊदी अरब जैसे देशों को देखें, जिन्हें हम अक्सर ज्यादा रूढ़िवादी मानते हैं, वहां भी संहिताबद्ध पारिवारिक कानून है, कोडिफाइड फैमिली लॉज हैं। ये कानून महिलाओं के अधिकारों को साफ साफ परिभाषित करते हैं और उन्हें मान्यता देते हैं। जैसे यूएई में एक पत्नी इस्मा के जरिए तलाक मांग सकती है, जो कि निकाह के समय कॉन्ट्रैक्ट में ही दिया गया एक अधिकार होता है। या फिर वो नुकसान का हवाला देकर तलाक ले सकती है, और नुकसान की परिभाषा को जानबूझकर व्यापक रखा गया है ताकि महिलाओं को न्याय मिल सके। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। हम सऊदी अरब या यूएई जैसे देशों को अक्सर रूढ़िवादी मानते हैं, लेकिन इस मामले में उनके कानून ज्यादा प्रगतिशील लगते हैं। ऐसा क्यों? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। उन देशों में कानून में किसी भी बदलाव को शरीयत का आधुनिकीकरण या समय के हिसाब से की गई व्याख्या माना जाता है। उसे धर्म पर हमला नहीं समझा जाता है। जबकि भारत में? लेकिन भारत में पर्सनल लॉ में किसी भी सुधार के प्रयास को अक्सर बाहरी हस्तक्षेप या पहचान पर हमला के तौर पर देखा जाता है, भले ही सुधार की मांग समुदाय के भीतर से ही क्यों न उठी हो। तो इसके उलट भारत में स्थिति क्या है? ये तुलना भारत की तस्वीर को कैसे दिखाती है? भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए कोई एक संहिताबद्ध पारिवारिक कानून नहीं है। इसका नतीजा ये होता है कि महिलाएं शरीयत की अलग अलग और अक्सर चयनात्मक व्याख्याओं और अदालतों में जजों की अपनी समझ पर निर्भर रह जाती हैं। इससे तो बहुत अनिश्चितता पैदा होती होगी। बिल्कुल, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके असली अधिकार क्या हैं और न्याय पाने के लिए उन्हें किस रास्ते पर जाना होगा। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो अस्पष्टता पर बनी है, और इस अस्पष्टता का खामियाजा हमेशा महिलाओं को ही भुगतना पड़ता है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी है, दूसरे देशों से बेहतर उदाहरण हैं, और समुदाय के अंदर से भी बेनज़ीर जैसी महिलाएं आवाज उठा रही हैं। इन सब के बावजूद अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या ये वाकई धर्म की रक्षा का सवाल है या फिर अपने अधिकार और प्रासंगिकता बनाए रखने की लड़ाई है? यही सबसे बड़ा सवाल है जो लेख उठाता है। लेखिका का तर्क है कि AMPLB जैसे संगठनों ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। उनके मुताबिक इन संगठनों में महिलाओं के साथ खड़े होने का नैतिक साहस नहीं है। अक्सर ऐसे मामलों में धर्म को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि सामाजिक ढांचे में सत्ता का संतुलन ना बिगड़े। सही। जब सुधार की मांग समुदाय के अंदर से उठ रही हो तो इन संगठनों का इसे अपनी पहचान पर हमले के रूप में देखना कई गहरे सवाल खड़े करता है। और इस पूरे संघर्ष का एक बहुत ही व्यक्तिगत और मार्मिक पहलू भी है
जिसे लेखिका ने बड़ी हिम्मत से सामने रखा है। उन्होंने एक पसमानदा मुस्लिम महिला के तौर पर अपना दर्द साझा किया है। उन्होंने इस एहसास को सौतेली बेटी जैसा व्यवहार कहा है। ये शब्द बहुत गहरे हैं। हाँ, बहुत और ज्यादा। सवाल करती हैं, क्या हम मुस्लिम महिलाएं उसी भारत माता की बेटियां नहीं हैं? ये सवाल सिर्फ एक संगठन से नहीं बल्कि पूरे देश की चेतना से है। लेखिका कहती हैं कि ये देखकर दुख होता है कि हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए और अब जाकर हमारे समुदाय की महिलाओं के घावों पर ध्यान दिया जा रहा है। और वो एक बहुत ही चुभने वाली तुलना करती हैं। वो कहती हैं कि जब हिंदू बहनों के लिए एक के बाद एक सुधार कानून लाए गए, जैसे हिंदू कोड बिल, तो मुस्लिम महिलाओं को इंतजार क्यों करना पड़ा? हाँ, और ये सवाल उस गहरी खामी की ओर इशारा करता है जहां सुधार चुनिंदा तरीके से हुए हैं। लेकिन इन सब निराशाओं के बीच लेख में एक उम्मीद की किरण भी दिखती है। अच्छा, और वो उम्मीद इसी बातचीत में है जो अब हो रही है। आप कहना चाहते हैं कि इस मुद्दे का मुख्य धारा में आना ही अपने आप में एक जीत है? बिल्कुल। दशकों की घुटन और चुप्पी के बाद ये ताज़ी हवा के झोंके जैसा है। ये उम्मीद जगाता है कि आने वाली पीढ़ियों को शायद इस चुप्पी का सामना ना करना पड़े। सही बात है। और इसका पूरा श्रेय बेनजीर हिना जैसी बहादुर महिलाओं को जाता है। वो हर कीमत पर व्यक्तिगत जोखिम उठाकर उन मिसालों को स्थापित करने के लिए लड़ रही हैं जो बहुत पहले ही स्थापित हो जानी चाहिए थी। उनकी लड़ाई सिर्फ उनकी अपनी नहीं है, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के भविष्य के लिए है। ये चर्चा सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए वाकई बहुत जरूरी है। संवैधानिक नैतिकता, लैंगिक न्याय और व्यक्तिगत कानूनों में सुधार जैसे विषय यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए बहुत रेलेवेंट हैं। जी। बेनजीर हिना दा मामला मौलिक अधिकारों मतलब अनुच्छेद 14, 15, 21 और धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के बीच के टकराव का एक सटीक केस स्टडी है। सही कहा। ये सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक न्याय और गवर्नेंस का भी मुद्दा है। ये दिखाता है कि कानून ज़मीनी हकीकत पर कैसे असर डालते हैं और कैसे कानूनी सुधारों की ज़रूरत समय के साथ बदलती रहती है। तो आज की इस गहरी चर्चा से ये साफ है कि तलाक़ हसन सिर्फ एक प्रक्रिया का मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि तलाक कैसे दिया जाता है, नहीं, बल्कि ये इस बारे में है कि क्या एक पक्ष को रिश्ता खत्म करने का एक तरफा और बिना शर्त अधिकार होना चाहिए। ये मौलिक समानता, मानवीय गरिमा और न्याय के बुनियादी सिद्धांतों से जुड़ा सवाल है। और लेख का अंत एक बहुत ही विचारोत्तेजक बिंदु पर होता है। लेखिका अपने विश्वास का हवाला देते हुए कहती हैं कि कुरान खुद सुधार और समय के साथ न्याय की बेहतर समझ विकसित करने की वकालत करता है। और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। जब किसी समुदाय के भीतर से ही न्याय की आवाज़ें उठ रही हों और वो आवाज़ें देश के समानता के संवैधानिक मूल्यों के साथ पूरी तरह मेल खाती हों, तो फिर बदलाव के रास्ते में असली बाधा क्या है? परंपरा, व्याख्या या सत्ता?